कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगा। इसमें आज सैटरडे है, थोड़ा सा क्लास आपका विलंब हो गया क्योंकि आज थोड़ा सा ऑफिस का काम हो गया था, इस वजह से क्लास थोड़ी सी डिले आपकी हो गई है। और ये आज की क्लास भी आपकी क्रैश कोर्स की, यानी क्रैश कोर्स का क्लास नंबर 29। ठीक है, कल आपकी जो फाउंडेशन बैच है, जो नया बैच होगा, जो जीरो लेवल से है, मतलब जिसका कोई अता पता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है, मतलब जिसको ये भी पता नहीं है कि उत्तराखंड राज्य का गठन जब हुआ था उसमें राष्ट्रपति कौन थे। गठन तो सबको पता ही होगा ना। तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत जीरो बेसिक जहाँ से हम शुरुआत करेंगे उसका एक पहला सा एक आइडिया मैं आपको दूंगा, हिंट दूंगा। कल वो वीडियो आएगी और ऐसे सभी छात्रों तक वो वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, क्योंकि देखो आप लोग खुद ही जानते हैं, आपके से जो छोटे हैं, हाल फिलहाल में ग्रेजुएट हुए हैं, 12th की है, कई लोग तैयारी करना चाहते हैं, उन तक वो वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरे उन छात्रों की होगी जो पिछले 1.5-2 साल से मेरे साथ जुड़े हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा नए तरीके से मैं आप पढ़ाऊँगा। अब जिला सीरीज वगैरह इस टाइप की चीज़ नहीं पढ़ाई जाएंगी। उत्तराखंड का इतिहास होगा, उत्तराखंड का भूगोल होगा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था होगी, उत्तराखंड का पर्यावरण होगा, उत्तराखंड का करंट अफेयर होगा। इस टाइप के उत्तराखंड के फोल्डर बनेंगे। ठीक है, साथ ही साथ जीएस जो होगी ऐसी पढ़ाई जाएगी कि दोबारा जीएस आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदी भी ऐसी पढ़ाई जाएगी, सिर्फ प्रैक्टिस होगी और उसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी नए बच्चों के लिए वो फाउंडेशन कोर्स अब मैं कल से लॉन्च करूंगा। ठीक, दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान से सुनना, जो मेरा दूसरा चैनल है स्टडी विथ योगेश 2.0 वाला, जहां आप लोग जानते हैं मैं सिर्फ जीएस की अभी फिलहाल तैयारी कराता हूं, वो भी फैक्ट आधारित। वो सिर्फ और सिर्फ 15, 16, 17 मिनट की वीडियो होती है। आपके सिलेबस का जो टॉपिक होता है वो मैं आपको कराता हूँ, आपको होमवर्क दे देता हूँ। थोड़ा गला बैठा हुआ आप लोग समझ रहे होंगे तो उसकी टाइमिंग अब चेंज हो गई है। ठीक है, जो स्टडी विथ योगेश 2.0 पे जो क्लास आएगी अब वो कल से वो 4 बजे आएगी इवनिंग टाइम पे, यानी 4 PM पे आएगी। अब पहले अभी क्या आती थी 8, 8:30, 9 बजे कभी भी आ जाती थी, लेकिन उसकी एक प्रॉपर टाइम, जैसे इस वाले चैनल पे प्रॉपर आपकी वीडियो सामान्यतः 11 बजे आती है अगर सब कुछ सामान्य रहा तो। ठीक है, अब कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ लाइट का इश्यू होता है, कभी कोई ऑफिस की बात होती है, तब जाके 11 बजे नहीं आके फिर विलंब हो जाता है। लेकिन अब जो क्लास की टाइमिंग है आपकी, सेकंड वाले जितने बच्चे उसमें नहीं जुड़े हैं, स्टडी विथ योगेश, ठीक है, स्टडी विथ योगेश 2.0 वाला एक चैनल है मेरा यूट्यूब पे, उस पे जाके आप लोग देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो, आप वैसे ही पढ़ लेना बिना सब्सक्राइब किए ही। आप उसमें चेक कर लेना जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्लेलिस्ट में, आपके जीएस के टॉपिक कवर हो रहे हैं, 1 by 1 टिक मारते रहना आपके सिलेबस के। तो मेरा ये टारगेट है कि सितंबर 15 तक आपका जो प्रॉपरली जीएस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वो सिलेबस का यूके ट्रिपल एससी हो कोई अदर हो, आपके फिलहाल तो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है, यहाँ तक वो कवर करने की मेरी पूरी कोशिश होगी। लगभग उसमें 70-80 वीडियो आ चुकी हैं, चेक कर लेना है। ठीक है, देखिए आज हम लोग क्रैश कोर्स का डे 29 देखेंगे और हिंदी से हम लोग शुरुआत करेंगे। हिंदी की डे 35 बाद हिंदी नहीं आएगी, यानी जब हमारी 35 क्लासेज हो जाएंगी उसके बाद हम हिंदी नहीं देखेंगे। हिंदी के स्थान पर हम कंप्यूटर और रीजनिंग को इंक्लूड करेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखिए एक टॉपिक सिलेबस में दिया है बच्चों, संधि। क्या दिया है? संधि। अगर कभी भी आपसे सही पूछता है कि संधि का अर्थ क्या होता है, यानी संधि का मीनिंग क्या होती है, संधि का अर्थ क्या होता है, तुरंत उसको बता देना संधि का अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल, यानी मिलान एक प्रकार से। और अगर परिभाषा के रूप में संधि आती है तो ध्यान रखना, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी क्या लिखोगे इसमें दो समीपवर्ती, समीप मतलब जो क्लोजेस्ट है, यानी जो सबसे क्लोज है, ठीक है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार मतलब परिवर्तन, यानी चेंजेस जो आ जाते हैं, यानी दो समीपवर्ती वर्ण जब मिलते हैं इनके उत्पन्न विकार ही विकार, इनका उत्पन्न विकार क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ध्यान देखना परिभाषा के रूप में अगर आता है तो। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, ये मैं बहुत इजीली आपको समझा दूंगा, आपके सिलेबस का भी टॉपिक है, देखना इसको आप बहुत ईजिली कर लेंगे और प्रैक्टिस पे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ समझाऊंगा 2-3 क्लास में आपकी संधि चलेगी तो आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजिली आप इसको सही कर जाओगे। ठीक है, देखो जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैंने क्या लिखा? देव। क्या लिखा बच्चों? देव। दूसरा मैंने लिखा, क्या लिखा? आलय। आलय मतलब होता है घर होता है, देव मतलब जहां भगवान निवास करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इन दो समीपवर्ती वर्ण, यानी जहां पे प्लस का चिन्ह लगा है, यहां मैंने व लगा है ना, तो आप लोग जानते हैं कि व के साथ क्या है? अ। ठीक है, जैसे व में क्या छुपा है? अ छुपा है। वा में क्या छुपा है? आ छुपी है।
वी में क्या छुपा है, छोटी ई छुपी है, और बड़ी वी में क्या छुपा है, बड़ी, ये तो पता ही होगा ना आपको। तो इसमें क्या छुपा है, देख लीजिए अ छुपा है, और अ के साथ इसमें क्या है, साथ वाले में इसके साथ जो भाई साहब ये लगे हैं ये आ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इनको मेल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देवालय बन जाएगा। क्या बनेगा, देवालय। अब इस परिभाषा को मैं ये कैसे हो रहा है मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। इस परिभाषा को सही साबित कर दिया मैंने। देखो, दो समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती मतलब एक वर्ण ये पकड़ा मैंने जहां पे वह है, दूसरा ये पकड़ा, दो समीपवर्ती वर्ण के मेल, इनको क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। इनको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उत्पन्न विकार, कोई ना कोई चेंज आएगा। अब इसका व का क्या था, इसमें अ था, इस आ का क्या है, आई है। इन दोनों को जब मैंने जोड़ा, जोड़ने के बाद ये मैंने क्या लिखा है, देवालय, देवा, यहाँ पे जोड़ा होगा ना, वाह, सिर्फ क्या जुड़ा बच्चों, आ जुड़ा, वो और क्या हो गया, गायब हो गया। इसी परिवर्तन को क्या बोला जाता है, संधि बोला जाता है, ठीक है। यानी आपको अगर परिभाषा के रूप में पूछेगा कि संधि क्या है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे कभी ये पूछेगा कि बेसिक क्वेश्चन, संधि के कितने भेद होते हैं, क्या बता दोगे, संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगर कभी भी आपके एग्जाम में ये पूछता है कि संधि के कितने टाइप यानी भेद होते हैं, 3 होते हैं। और इतनी से भी नहीं माना, आपसे कहा कि कौन कौन से भेद होते हैं, आप बता देना। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, क्या होता है, एक व्यंजन संधि, और एक जो तीसरा होता है उसको बोला जाता है विसर्ग संधि। क्या बोला जाता है, विसर्ग संधि। अब देखो, ये आपके सिलेबस में दिए ही नहीं है बाकी के 2, और मैं चाह रहा हूँ कि इस बार हम ये 2 भी तैयार करके जाएं, क्योंकि रिस्क क्यों लेना है बच्चों, एग्जामिनर हो उसका कोई भरोसा नहीं कि पूछे क्या करना पूछे, ये तो हम अच्छे से तैयार करके जाएंगे ही जाएंगे। इन दोनों को जो आउट ऑफ सिलेबस है इनको भी हम तैयार करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इतने से नहीं माना आपका एग्जामिनर, उसने ये पूछ दिया कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप तुरंत होशियार बच्चों की तरह बता दो उसको, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, दीर्घ संधि, इसका रूल बताऊंगा मैं, ठीक हो, ठीक है। दीर्घ संधि, सेकंड गुण संधि, ठीक है। थर्ड क्या होता है, अयादि संधि, अयादि भी लिख सकते हो या कुछ और भी लिख सकते हो, यानी थर्ड अयादि भी लिख सकते हो, यण भी लिख सकते हो, वृद्धि भी लिख सकते हो, ठीक है। तो थर्ड लिख दो आप लोग, वृद्ध संधि, वृद्धि संधि। फोर्थ लिख लो यण संधि, यण संधि, और लास्ट लिख लो अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है। ये 5 टाइप आपके किसके होते हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं। अगर कभी बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक स्वर संधि का भेद है या नहीं है, 3 यहाँ से दे देगा, एक इसको लिख देगा, यहाँ विसर्ग संधि लिख देगा, तो वहाँ कंफ्यूज मत करना। आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर संधि की ये 5 भेद हैं, और हमको इन 5 को डीपली पढ़ना है, डीप स्टडी करनी है इन 5 की, और हमारा ये आउट ऑफ सिलेबस है ये 2 चीज़ें, इनको हम हवाई में देखेंगे लास्ट में, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक चीज़ बताओ, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, आप हमें क्रैश कोर्स के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे, इतना हल्का तो सभी को आता है, हमारे लिए क्या नया है इसमें, क्यों पढ़ा आपके क्रैश कोर्स में। मैंने कहा हाथ पकड़ के नहीं बैठा रखा कि जरूरी पढ़ लो, ठीक है। पढ़ने उसको दो जो पढ़ना चाहता है, जिसको नहीं पढ़ना है उसके लिए जरूरी नहीं है। अब देखना, स्वर संधि के जब मैंने आपको 5 भेद बताए, उसमें पहला लिखना आपको दीर्घ संधि। कैसे छांटना है, देखो क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है, दीर्घ संधि, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो लिखा होगा कोई शब्द यानी वर्ड लिखा होगा, पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, यही तो पूछता है ना। दूसरा क्वेश्चन वही शब्द दिया होगा, इसका संधि विच्छेद करो, यानी इसमें क्वेश्चन ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या पूछेगा, या तो संधि की पहचान करो कहेगा, संधि की पहचान, आपने तुरंत पढ़ लिया स्टडी विथ योगेश सर से, और आप संधि पहचान करके 1 नंबर गेन करके, या कहेगा संधि विच्छेद कौन सा सही है, संधि विच्छेद पूछेगा, यानी उसको हमने जब ब्रेक किया था कौन सा संधि विच्छेद इसमें सही है, यही पूछ सकता है, ठीक है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, गला खराब हो रहा है, देखना आप इसको देख लो तब तक। देखिए, संधि की पहचान करना पूछ सकता है या संधि का विच्छेद करना पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछने वाला है, ठीक। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा, ठीक है। इसमें एक काम करते हैं बच्चों, एक चीज़ होती है, बहुत बेसिक चीज़ क्वेश्चन है, इसमें जो खेल है वो कुछ नहीं है, आपको किसी शब्द में बीच में बड़ा आ, बड़ी यू, ई और बड़ा ऊ, ये 3 दिखेंगे, यानी आपके घर के बड़े भैया,
ठीक है, ये 3 दिखेंगे तो वहां आप सीधे सीधे दीर्घ संधि कर देना। सर तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही है, क्या कहना चाहते हो सर? तस्वीर क्लियर कराओ, हम लोग इतने ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं हो पा रहे हैं कि तुरंत आ ई ऊ लिख के ये बता दे दीर्घ संधि। मैंने कहा रुक, ठहर, वेट कर। देख मैंने क्या कहा, ये 3 शब्द दिखने चाहिए तो तुरंत आप दीर्घ संधि बना देना। सर थोड़ा क्लियर कर दो। ठीक हो गया, क्या लिखा, क्या लिख दिया इसमें? विद्यालय। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें क्या दिख रहा है आपको? बीच में आ की मात्रा दिखी, क्या कर दोगे? सीधे सीधे दीर्घ संधि बना दोगे। बनाओगे नहीं बनाओगे? तुरंत बताओ सर। बिल्कुल बनाएंगे दीर्घ संधि, आपने कह दिया तो हमारे आपका कहा सब कुछ है। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा शब्द लिख दिया मैंने, महेंद्र। क्या लिख दिया? महेंद्र। क्या दिखा? बड़ी ई की मात्रा दिखी नहीं दिखी? कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। इसी प्रकार से एक तीसरा शब्द लिख दिया, सरयूम। ये लिख दिया, देखो सरयूर्मी। क्या लिख दिया? सरयूर्मी। क्या दिखा? बड़ी ऊ की मात्रा देखी, क्या हो गया? सीधे सीधे दीर्घ संधि। यानी अगर आपको किसी भी संधि में बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ दिखे तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? दीर्घ संधि है। तो आज आपके पास जो घर पे किताब है उसकी प्रैक्टिस करके सीधे सीधे जितने भी आपको बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ी ऊ दिखेंगे, सीधे सीधे आप क्या कर दोगे? दीर्घ संधि। लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला है, उसका काम ही क्या है? आपको परेशान करना, आपकी जान में जो है निकालना है। ठीक है, वो क्या करता है, इसके लिए रूल क्या करना है आपने, देखो नियम क्या है। ठीक है, रूल दोनों तरीके से क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन कौन सा है? संधि की पहचान करो। मैंने बड़ा आ, बड़ी, बड़ी ऊ बता दिया। ठीक है, अब देखो इसके लिए रूल क्या करना है बच्चों। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी याद रखना इस चीज को। ठीक है, कभी भी अगर आपका ओ वाले आपस में मिले तो आपका बड़ा भाई होगा, ओ के साथ बड़ा आ मिले तब भी बड़ा भाई होगा, आ के साथ बड़ा आ मिले तब भी बड़ा भाई होगा। और पहले ओ लिख देते हैं, पहले ओ आ ये सब हो गया, ये भी हो गया। पहले आ लिख देते हैं, दूसरे में छोटा भाई लिख देते हैं, तब भी आपका बड़ा आ होगा। अगर जिस बच्चे ने ये पकड़ लिया वो दीर्घ संधि कभी गलत कर ही नहीं सकता। यानी ओ के साथ ओ मिलेगा, ओ के साथ आ मिलेगा, आ के साथ ओ मिलेगा, या इसके अलावा आ के साथ ओ मिलेगा, या आ के साथ आ मिलेगा। ठीक है, ये किसी भी केस में आपका क्या हो जाएगा? हमेशा दीर्घ संधि होगा। कहने का मतलब जब अभी मैंने 2 शब्द लिखे थे उसमें मैंने क्या कहा? 2 शब्दों के मेल से, यानी एक पहला वाला एक सेकंड वाला, तो पहले वाले में या ओ आएगा, दूसरे वाले में भी ओ आएगा। तो जब वो इक्वल हो जाएंगे, जब मिल जाएंगे तो उनके बीच की मात्रा आ हो जाएगी। देखना, या पहले वाला हो सकता है अ हो, सेकंड वाला आ हो, तब भी वो क्या होगा? आ हो जाएगा। यानी या भी पहले वाला आ, दूसरे वाला आ, तब भी वो क्या हो जाएगा? आ। या पहले वाला आ, दूसरे वाला ओ, तब भी क्या हो जाएगा? वो आ। कहने का मतलब ओ वाली सीरीज, ओ ऑब्लिक आ, ये कैसे भी मिले हमेशा आपका आंसर क्या होना है? आ होना है। ध्यान रखना, संधि विच्छेद में काम आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या लिखोगे? ई वाली सीरीज लिखोगे। देखो छोटी ई हो गया या छोटी ई हो गया, हमेशा बड़ी ई होना है। बड़ी ई प्लस छोटी ई तब भी बड़ी ई, दोनों बड़ी ई तब भी बड़ी ई, और एक छोटी ई पहले फिर बड़ी ई बाद में, यानी ई वाले अब एक आध छूट रहे होंगे। ठीक है, आगे पीछे कर लेना, मतलब 1-2 और आएंगे। इसी प्रकार से ई जो भी ई वाला होगा इसमें भी हमेशा आपका जो आंसर आना है वो बड़ी ई आना है। ये कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, यानी आप तुरंत क्या करोगे? आप चेक करोगे कि जब संधि विच्छेद किया होगा उसने, आप चेक करना कि पहले ई आया है, बड़ी आया है। जब आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे किस वाले में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, फिर देखना दोनों जगह बड़ी ई आया होगा। जब विच्छेद किया होगा उसको जब ज्वाइन करोगे किस वाले आंसर में बड़ी ई आया है 4 शब्दों में, फिर इस प्रकार से हमेशा कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। और इसी प्रकार से अंतिम लिखोगे आप ऊ वाली सीरीज। ठीक है, कौन सी सीरीज अभी समझाता हूँ, इतना टेंशन मत लो, इतना आपकी उम्र थोड़ी है तनाव लेने की, इतना तनाव मत लो। ठीक है, देखो तीसरा क्या हो सकता है? या तो छोटी ऊ के साथ छोटा ऊ हो, बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ, बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ, या पहले छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ। इन सब में क्या होना चाहिए बच्चों? ऊ की मात्रा आनी है। ठीक है, मतलब मिल के क्या हो जाने हैं?
ऊ हो जाने हैं। यानी कहीं ना कहीं मेरे कहने का ये तात्पर्य है, यानी आपका दीर्घ संधि का मतलब ही क्या है। जब क्वेश्चन सीधे पूछे कौन सी संधि है और शब्द लिखे हों, जहां आपको बड़ा आ दिख रहा होगा, बीच में बड़ी ई दिख रही होगी या बड़ी ऊ दिख रहा होगा, दीर्घ संधि होगा। और आपको संधि विच्छेद करने को कहेगा, यानी आपको क्या करने को कहेगा कि इसमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तब आपको ये वाले रूल अप्लाई करने। आप चेक करना, दो शब्द जैसे देखो, ये क्या लिखे हैं, विद्या प्लस आलय, ये लिखा है। अब आप कहोगे सर अब बताओ क्या है, कौन सी मात्रा है, जल्दी बताओ। आ की मात्रा है, लिख देना इसके नीचे आ, ठीक है। ये प्लस कौन सी मात्रा है, आ। और मैंने क्या आपसे क्या कहा, आ और आ, यानी औ की सीरीज कुछ भी हो, कैसे भी हो, जुड़ के क्या बनेगी, आ बनेगी। तब आपका तुरंत, अब जब आप ऑप्शन में चेक करोगे सही संधि विच्छेद, जहां पर ये डबल आ लिखा होगा पूरे सेंटेंस में, देखो ऐसा एक ऑप्शन हो सकता है वहां पे, तो आपने तुरंत पकड़ा, आपने कहा है शब्द सुना है, आ की मात्रा आ रही है, ये सर ने सही कहा था, इसका मतलब दीर्घ संधि, और यही इसका क्या है, संधि विच्छेद है। इस प्रकार से दीर्घ संधि को पकड़ना बहुत आसान है। आपका काम क्या होगा, तुरंत देखना उसमें कि चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं उसमें वो ओ वाली सीरीज, ओ आ का आगे पीछे कैसे भी हो आ ही बनेगा, ई वाली सीरीज आगे पीछे कैसी भी हो ई ही बनेगी बड़ी, ऊ वाली सीरीज आगे पीछे कैसी हो बड़ी ऊ ही बनेगी आंसर में। तब जाके आप तुरंत उसको दीर्घ संधि लगाया ना, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी संधि है, तो आप इसको दीर्घ संधि करना। अब देखो, अभी भी समझ में नहीं आया, यूके ट्रिपल एससी हिंदी, इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर संधि वाला चैप्टर होगा कहीं, बहुत अच्छे से मैंने उसको पहले पढ़ाया था, आप उसको चेक कर लेना, संधि वाला, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, दीर्घ संधि करनी। अब दीर्घ संधि इतने से नहीं, आज आपको इसकी क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। एक तरीका मैंने बता दिया कि किस प्रकार से पकड़ा जाना है, ये सिर्फ दीर्घ संधि की बात है, ठीक है। मैं एक ही दिन में सारी संधि नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं एक बार सारी संधि पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको उसकी कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। अब जब मैं कल नेक्स्ट क्लास में संधि पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आपको आज की संधि की थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद हम कल गुण संधि देखेंगे, ठीक है। इसीलिए 5 दिन मैंने रखे हैं, डे 35 में आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड इतिहास की ओर, उससे पहले हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अग्निकुंड हड़प्पा सभ्यता में कहां से प्राप्त हुए, क्वेश्चन देखो, हड़प्पा सभ्यता के दौरान अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता में किन दो स्थानों से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, एक हुआ कालीबंगन से, एक हुआ लोथल से, ठीक है। कालीबंगन प्लस लोथल। कभी अगर आपसे ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल किस राज्य में है, किस राज्य में, तो लोथल हमेशा याद रखना गुजरात में है, और कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछता हो मैच करने को, और दो के दो हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल है, ठीक है। लोथल कहाँ पूछेगा तो गुजरात में, और कालीबंगन कहाँ पूछेगा तो राजस्थान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, सूती वस्त्र के साक्ष्य किस जगह से मिले, लिखो, हड़प्पा कालीन सभ्यता में सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा कालीन सभ्यता में किस स्थान से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, और एनसीईआरटी है बच्चों, ये कुछ और नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था, लाल रंग का प्रयोग। हड़प्पा सभ्यता में, लिखो, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था, लाल रंग, यानी बेसिकली लाल रंग के यहाँ पे क्या बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, गेरू लाल रंग, फिर ये जो भी होगा मैं कंफर्म क्रॉस चेक करके बता दूंगा, फिलहाल ये लाल रंग देख लेना, ठीक है। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से, अग्निकुंड प्राप्त कालीबंगन और लोथल से, और कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, लोथल कहाँ है, गुजरात में, और दोनों ही हड़प्पन कालीन क्या है, स्थान है, ठीक है। इसी प्रकार से मोहनजोदड़ो से एक और चीज मिली है, वो मिली है एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो की ब्रैकेट में लिखो, व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति भी प्राप्त, पत्थर से बनी मूर्ति भी इस स्थान से क्या हुई है, प्राप्त हुई। और मेरा टारगेट ये है कि मैं डे 60 आने तक आपकी जीएसए भूगोल हिस्ट्री और जियोग्राफी का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करूं, ठीक है। सोच रखा है, आप देखो कितना होता है, व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अब वो कभी कभी आपसे क्या पूछता है ना बच्चों, मैच करने को पूछा नदियों के नाम, यानी ये हड़प्पा कालीन जो स्थल है ये किन किन नदियों के किनारे बसे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन सिंगल भी पूछ सकता है, मैच करने को भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप एक साइड लिखो हड़प्पा, सेकंड पॉइंट लिखो मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। थर्ड लिखना है कालीबंगा, और फोर्थ लिखना है लोथल।
ये सब के सब क्या हैं, हड़प्पाकालीन स्थल हैं। और इनकी नदियों के नाम पूछता है, किन नदियों के किनारे ये बसे हैं। देखना, हड़प्पा हमेशा याद रखना रावी नदी के किनारे है, इसके आसपास रावियों की सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही होता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के किनारे, किस नदी के, सिंधु नदी। जो कालीबंगा है राजस्थान में, वो घग्गर नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, ये घ हटा देना, ऐसा करना, घग्गर नदी के किनारे। और जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब, भोगवा नदी, ये मैच करना है। ठीक है, ये भोगवा नदी, घग्गर नदी और काली सिंधु नदी, यानी किस किस नदी के तट पे ये अपने आप में हड़प्पाकालीन स्थल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंट अपने आप में क्या रहता है बच्चों, क्वेश्चन रहता है। देखना, अगला एक बहुत फेमस नगर है, वो है धौलावीरा। ठीक है, कौन सा है, धौलावीरा। ये भी अपने आप में बच्चों गुजरात में पड़ता है। कहाँ, गुजराती मैच करने को आते हैं सब। ठीक है, कौन सी जगह कहाँ है। और ये धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है या विभाजित था करके, तो तब क्वेश्चन याद रखना, धौलावीरा जो था अपने आप में 3 भागों में विभाजित नगर था। ठीक है, अब जो लोथल नगर है, मैंने लोथल कहाँ बताया आपको, गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये कौन बताएगा, खुद कमेंट करके। हड़प्पा कहाँ है, सब ये पाकिस्तान के इलाके में। ठीक है, सिंध प्रांत वगैरह, इन क्वेश्चन को आप लोग देखना। और एक आपका आज का होमवर्क होगा, देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर आपको क्या करना है ना, हड़प्पा कालीन, जैसे ये है इंडिया का मैप, तो हड़प्पा कालीन सबसे वेस्टर्न यानी पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भाग देख के जाना। यानी वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इतना काम तो बच्चों खुद करना पड़ेगा। देखो जैसे ये है ना डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, आपको क्या करना है, हड़प्पा कालीन सारे के सारे स्थल देखने। सबसे उत्तरी भाग कहाँ था, जम्मू कश्मीर में था, स्थान का नाम देख लेना। दक्षिणी भाग महाराष्ट्र में था। ठीक है, वेस्टर्न भाग ये सिंध प्रांत में, पूर्वी भाग मेरठ यूपी के आसपास है। ये सब के सब स्थल देख के जाना कि कौन सा स्थल कहाँ पर, मतलब हड़प्पा कालीन 4 के 4 स्थल पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी कौन कौन से थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद देखो सिंध सभ्यता की खोज किसने की थी, अगर कभी पूछता है तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज लिखो, हड़प्पा की खोज, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 में। यानी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज पूछेगा, दयाराम साहनी ने की थी, ये आपको पता होनी चाहिए। राय बहादुर दयाराम साहनी इनका नाम है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी 1922 में, ये भी आपको राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदड़ो की लिखो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने 1922 के समथिंग, चेक कर लेना इसको। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला जो आता है, इनके समय में बच्चों 2 फेमस बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह, लोथल व सुतकोतदा। लिखो, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लिखो, लोथल प्लस सुतकोतदा, सुतकोतदा, ये 2 क्या थे, बंदरगाह थे इनके। ठीक है, बंदरगाह थे इस सभ्यता में, इस काल में क्या थे, इनके 2 बंदरगाह थे। अगला लिखना आपको, इस इनकी संस्कृति में एक शब्द होता है जिसको बोला जाता है चोलिस्तान। चोलिस्तान जो यूज हुआ है वो राजस्थान यानी रेगिस्तानी इलाकों के लिए बोला गया है। ठीक है, लिखो, हड़प्पा काल में चोलिस्तान किसको प्रदर्शित करता था, हड़प्पा काल में चोलिस्तान किसको प्रदर्शित करता था, ये सब NCERT, चोलिस्तान, चोलिस्तान। ठीक है, चोलिस्तान था रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। ठीक है, लिखो, रेगिस्तान से यानी सीधे सीधे लिखो, थार रेगिस्तान से लगा हुआ, थार यानी राजस्थान। ठीक है, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी भाग इस काल में क्या कहलाता था, चोलिस्तान कहलाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला आता है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, कालीबंगन राजस्थान से। यानी हड़प्पा सभ्यता के काल में किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगन राजस्थान से।
कालीबंगन राजस्थान से क्या मिले हैं, जुते हुए खेत के साग से मिले हैं। ठीक है, अगला लिखा आपको विशाल स्नानागार, मोस्ट इंपोर्टेंट, विशाल नहाने के लिए स्नानागार, ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, इसी तरीके से देखना ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ना बच्चों, ग्रिड पैटर्न पे आधारित थी। ठीक है, लिखो हड़प्पा सभ्यता किस पैटर्न पे आधारित थी, ग्रिड पैटर्न, यानी ग्रिड सिस्टम होता था जो नगरों को बसाने का, यानी एक प्रकार से अपने आप में, जैसे वर्तमान में पेरिस देखोगे आप, लाहौर देखोगे, कुछ ऐसे शहर हैं विश्व के जो ग्रिड पैटर्न पे यानी व्यवस्थित तरीके से, चंडीगढ़ है, इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता भी जो थी अपने आप में वो किस पैटर्न पे बनाई गई थी, पूरा सब सिस्टम सॉरी ग्रिड सभ्यता पे। ठीक है, मतलब ग्रिड पैटर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है किस स्थल को, ये तो छोड़ दीजिए ये इतना, हाँ, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। लिखो हड़प्पा और सिंधु की, हड़प्पा या सिंधु जो लिपि थी, इनकी लिपि किस प्रकार थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, यानी चित्रों को देख के आप अंदाजा लगाते थे, ऐसा कुछ लिखा फिका नहीं होता था, यानी भाव चित्रात्मक इनकी क्या हुआ करती थी, लिपि हुआ करती थी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, इनके जैसे हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था, यानी ये सभ्यता खत्म हुई थी, इसके पीछे कई कारण थे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कारण है जलवायु परिवर्तन या बाढ़ या आपदा वगैरह, इस प्रकार से मानते हैं। कई किताबें इसको आपदा मानते हैं, कई एनसीईआरटी जलवायु परिवर्तन देता है। तो लिखो हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक प्रचलित मत, इंपोर्टेंट कर देना इसको, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक प्रचलित मत, यानी क्यों इसका पतन हुआ था, सर्वाधिक प्रचलित जो मत था, क्यों आखिर इनका पतन हुआ था, वो था बच्चों अपने आप में सर्वाधिक जो इसका कारण था, मेन था, वो था जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्या माना जाता है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी जो सभ्यता थी उसका क्या हुआ था, विनाश, यानी वो सभ्यता क्या हो गई थी, एंड हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पे सर्वाधिक अपने आप में क्या हुए स्थल खोजे गए हैं। देखो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं, सर्वाधिक हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं अपने आप में गुजरात में। ठीक है, कहाँ, गुजरात में सर्वाधिक क्या मिले हैं बच्चों, हड़प्पा के स्थल प्राप्त हुए हैं। और अगला लिखना है, इनकी प्रमुख फसल जो थी वो थी गेहूं और जौ। देखो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल जो थी इनकी गेहूं प्लस जौ। और इसमें ये लिखो हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान से युग्म समाधि मिली है, युग्म मतलब कपल जो हैं अपने आप में उनकी समाधि मिली है, समाधि मतलब उनको दफनाया वगैरह गया होगा। ये दो जगह से मिली है, एक अपने आप में लोथल व कालीबंगा। ठीक है, लोथल प्लस कालीबंगन से, इन दो स्थानों से युग्म समाधियां मिली हैं। और अंतिम क्वेश्चन लिखना है आपको, द स्टोरी, ये तो छोड़ दिया, मुझे नहीं लगता नहीं कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक आएगा M.N. रॉय की, फिर भी लिख लो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है, M.N. रॉय की, M.N. रॉय। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है, M.N. रॉय की है। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना। ठीक है, ये थे आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, ये अभी मैंने सिर्फ हड़प्पा के कराए हैं। इसके बाद जो आता है आपका आज के दिन की क्लास का, वो आता है उत्तराखंड। अब बिना उत्तराखंड पढ़े तो आपकी आत्मा को चैन मिलेगा नहीं, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। वो आत्मा को चैन देना भी बहुत ज़्यादा क्या है आपका जरूरी है। तो उत्तराखंड से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वो आपने देखने हैं। ठीक है, लिख लीजिए उत्तराखंड के संबंधित क्वेश्चन जो होंगे आज के। पहला लिखो कार्तिकीपुर या कत्यूरी वंश से हमने मेन क्वेश्चन लिखने हैं। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश लिखो, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश, ये कौन सा राजवंश है उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश, कत्यूरी। ठीक है, कत्यूरी राजवंश को क्या माना जाता है, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश जो माना जाता है वो कत्यूरी राजवंश को माना जाता है। ये भी आपने अपने आप में क्या होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इसके बाद अगला लिखना आपको जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश भी कर सकते हो इसको। ठीक है, कत्यूरी अपने कार्तिकेयपुर कर दो इसको, कुछ विद्वान एक ही मानते हैं, कुछ अलग। ठीक है,
कार्तिकेयपुर राजवंश को क्या माना जाता है? उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश है। अगला लिखना है कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? लिखो कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। कत्यूरी शासकों की राजभाषा अगर पूछेगा संस्कृत। अगला लिखना है आपको लोक भाषा क्या थी इनकी? पाली। लोक भाषा क्या थी? पाली थी। ठीक है, कत्यूरी शासकों की लोक भाषा क्या थी? अपने आप में पाली इनकी क्या थी? लोक भाषा थी। ठीक है, अगला लिखा है अब तक कितने अभिलेख मिले? ये तो लिखने की जरूरत है नहीं, और लिपि लिख लो, क्योंकि अब तक कितने अभिलेख मिले तो आगे पीछे हो सकता है, ऐसी साइड में लिख लो। ठीक है, कत्यूरी वंश के अब तक 8 अभिलेख मिले हैं। अब ये प्रमाणिक है नहीं है, क्योंकि अभी हो सकता है कि कुछ और खोजे गए हों, तो ये देखना पड़ेगा। तो अभिलेख लिख लो, अब तक प्राप्त अभिलेख 8, लेकिन इस पे सस्पेंस है। ठीक है, लिपि लिख लो कुटिला। अभिलेखों में लिपि, कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? कुटिला। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है अगर पूछता है? कुटिला लिपि का। ठीक है, अगला लिखना आपको कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था? कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा लिखो। कार्तिकेयपुर परिवार के प्रथम परिवार का प्रथम राजा बसंत देव। कौन था? बसंत देव। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। अगला लिखना आपको कुल कत्यूरी राजवंश में कुल कितने परिवारों के कितने शासकों ने शासन किया? इसमें देखना कुल 3 परिवारों के 14 शासकों ने इसमें शासन किया। ठीक है, लिखो, नोट करके लिखो कत्यूरी राजवंश में, नोट करके लिखना, नोट करके कत्यूरी राजवंश में कुल 3 परिवारों के 14 शासकों का शासन मिलता है। शासन क्या होता है? प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में देख लेना आप लोग। ठीक है, अगला लिखना है कत्यूरी वंश नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एटकिंसन ने। कत्यूरी वंश नाम का सर्वप्रथम प्रयोग लिखना है एटकिंसन ने। कत्यूरी वंश का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एटकिंसन, इतिहासकार। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग लिख लेना एटकिंसन के द्वारा। एटकिंसन ने सबसे पहले कत्यूरी शब्द का क्या किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, अगला लिखना इनकी शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? ढिकुली रामनगर के पास। कत्यूरी की शीतकालीन राजधानी लिखना, शीतकालीन राजधानी ढिकुली रामनगर लिख लो, ढिकुली ब्रैकेट में रामनगर के पास लिख लेना। ठीक है, अगला लिखना आपको प्रारंभ में कत्यूरी वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रारंभिक राजधानी लिखो जोशीमठ। ये भी बहुत आता है। प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी इनकी? जोशीमठ लिखो। इसके बाद लिखो जोशीमठ। ठीक है, कत्यूरी वंश की मतलब प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ लिखा, नीचे लिखो बाद में बैजनाथ। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा आपसे कि किन्होंने अपनी राजधानी प्रारंभ में जोशीमठ बनाई और बाद में इसको बैजनाथ शिफ्ट कर दिया। बैजनाथ बागेश्वर जिले में है। ठीक है, कत्यूर घाटी जिसको बोलते हैं। तो ये कत्यूरियों की ही राजधानी बाद में कहाँ शिफ्ट हुई थी? बैजनाथ में हुई थी। ठीक है, अगला लिखना आपको पांडुकेश्वर तथा तालेश्वर के दान पात्रों से जानकारी प्राप्त होती है किस वंश के शासकों की? ठीक है, लिखो पांडुकेश्वर और तालेश्वर दान पात्रों से जानकारी प्राप्त होती है। पांडुकेश्वर प्लस तालेश्वर दान पात्रों से जानकारी प्राप्त, जानकारी क्या होती है? प्राप्त होती है। ये होती है बच्चों कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजवंश की। क्या लिखोगे? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी, कार्तिकेयपुर वंश की जानकारी मिलती है। इनके प्रशासनिक स्ट्रक्चर की इसमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला लिखना आपको कार्तिकेयपुर के अंतर्गत वर्णित सभी स्थान कत्यूर घाटी में विद्यमान है। यह पता चलता है तालेश्वर दान पात्र से। ठीक है, वैसे ये छोड़ दो, इसको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता चल गया कि तालेश्वर और पांडुकेश्वर दान पात्र का संबंध कत्यूर या कार्तिकेयपुर राजाओं से ही था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में रहता है। ठीक है, अगला लिखना आपको कत्यूरी वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं शौर्यवान नरेश कौन था? कत्यूरी राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी प्लस शौर्यवान जो राजा था उसका नाम था ललितेश्वर। ठीक है, ललितेश्वर, ललित सूरदेव लिख लो इसको। ठीक है, ललितेश्वर, ललित सूरदेव लिख लो। ललितेश्वर, ललितेश्वर या ललित सूरदेव, ललितेश्वर देव लिख लो ऐसे।
इनका सर्वाधिक प्रतापी व शौर्यवान यानी सबसे फेमस शासक जो इनका हुआ करता था यही था। ठीक है, अगला लिखो आपको, प्रथम कत्यूरी नरेश बसंत देव था, इसका पता किस चीज से चलता है? प्रथम कत्यूरी नरेश बसंत देव था, जिसका पता चलता है, लिखो, जिसका पता किस चीज से चलता है? बागेश्वर स्थित त्रिभुवन राज के शिलालेख से। ठीक है, पता किससे चलता है? लिखोगे बागेश्वर स्थित त्रिभुवन राज के शिलालेख से। शिलालेख से क्या पता चलता है आपको कि हाँ, इनका प्रथम जो राजा था वो कौन था? बसंत देव। कभी कभी हो सकता है कि ये बागेश्वर से स्थित किस शासक का शिलालेख प्राप्त हुआ, तो आप बता दोगे त्रिभुवन राज। अगला लिखना है आपको, पांडुकेश्वर से प्राप्त प्रथम 2 दान पात्र और कंडारा से प्राप्त दान पात्र का संबंध लिख ले। आप ऐसे लिखो, पांडुकेश्वर प्लस कंडारा दान पात्र का संबंध लिखोगे तो इसका जो संबंध है वो है अपने आप में किससे? ललित सूर्यदेव से, यानी ललितेश्वर देव। ठीक है, ललितेश्वर देव। ललितेश्वर देव से है। कंडारा का पूछ सकता है आपसे, कंडारा दान पत्र का संबंध किससे है, और वंश तो बता दिया मैंने। ठीक है, अगला लिखना है आपको, कत्यूरी राजवंश में नरपति कौन होता था? कत्यूरी राजवंश में नरपति किसको कहा जाता था? इसके बाद 2-3 काम होते थे। एक तो लिखो आप लोग, नदी घाटों पर आवागमन, दूसरा कर वसूली था, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर। ठीक है, नदी घाटों पर आवागमन, जो नदी घाट होंगे, नदियों के घाटी वाले इलाके होंगे, वहां कौन आवागमन कर रहा है? दूसरा कर वसूली वहां पे करता था, और इसके साथ साथ ही क्या करता था? ये नरपति का काम जो होता था। तीसरा अपने आप में होता था संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर। नरपति क्या क्या लिखोगे? नदी घाटों पर आवागमन, कर वसूली तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर। आवागमन, कर, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखता था। ठीक है, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर, इसका मेन काम होता था नरपति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, इसके साल में घट्टपाल होता था, घट्टपाल का संबंध लिखो। कत्यूरी राजवंश में घट्टपाल का संबंध होता था, ये होता था बच्चों, विभिन्न गिरिद्वारों के रक्षक होते थे घट्टपाल। ठीक है, विभिन्न गिरिद्वारों के रक्षक लिखो, गिरिद्वारों के रक्षक क्या कहलाते थे? अपने आप में घट्टपाल कहलाते थे। इसी के तरीके से एक इनका प्रांतपाल होता था, सीमा का सुरक्षक, प्रांतपाल सीमा सुरक्षा करता था। ठीक है, सीमा सुरक्षा का हम इसका होता था प्रांतपाल का, सीमा की सुरक्षा करता था। ठीक है, और वर्मपाल होता था, सीमावर्ती मार्गों से आने जाने वालों पे नजर रखता था। वर्मपाल लिखो, सीमावर्ती इलाकों से आने वालों पर नजर। नज़र कौन रखता था अपने आप में? सीमावर्ती इलाकों से आने वालों पे वर्मपाल का काम होता था। ठीक है, ये सब के सब आपने देखने हैं। अगला लिखना है आपको, कत्यूरी राजवंश में अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी दोषापराधिक लिखो, दोषापराधिक अपराधियों को पकड़ना काम करता था। लिखो, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था दोषापराधिक। ठीक है, इसका काम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखना है, इनके जो ताम्रपत्री लेख मिले हैं कहाँ से मिले? लिखो, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख कहाँ से मिले हैं? कत्यूरी राजाओं के ताम्र से संबंधित लेख कहाँ से मिले हैं? कत्यूरी या कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख लिखो, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्री लेख कहाँ से मिले हैं, किन स्थानों से मिले हैं? पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, कहाँ से नहीं मिले पूछेगा इसको। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ, इन इलाकों से इनके क्या मिले हैं? अपने आप में ताम्रपत्री लेख मिले हैं। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन लिखो, बैजनाथ मंदिर का निर्माण लिखो, भूदेव ने कराया था। बैजनाथ मंदिर निर्माण, बैजनाथ मंदिर बागेश्वर में। ठीक है, निर्माण भूदेव ने कराया था, ललित पुत्र भूदेव है। ठीक है,
भूदेव ने क्या कराया था, बैजनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। और अंतिम क्वेश्चन आता है आपको, ये तो छोड़ दीजिए, यानी मतलब आप सीधे चलिए लिख लो, किस शासक को मतलब धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। इसे ऐसे लिखो, किस शासक को धरती के उद्धार के लिए, धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। ललित सूर्यदेव लिख लो इसको, ठीक है, ललित सूर्यदेव लिख लो, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है ये, ललित सूर्यदेव, इसको बताया गया, 12 अवतार बताया गया ललित सूर्यदेव को, ठीक है। एक कार्तिकेयपुर राजा थे। ये थे आपके उत्तराखंड के आज के डेट 28 है शायद ना, 29 है। तो 29 क्लासेज आपकी आज एंड हो चुकी हैं क्रैश कोर्स की। उत्तराखंड मैंने कहा था कि एक सीरीज से पढ़ेंगे और हमने वो शुरू कर दिया है। इसी तरीके से चंद के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पवार राजा के इंपोर्टेंट, गोरखा के इंपोर्टेंट, ब्रिटिश साम्राज्य के इंपोर्टेंट, स्वतंत्रता संग्राम के इंपोर्टेंट, उत्तराखंड राज्य निर्माण के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा इतना जो पोर्शन है 40 क्लास के अंडर एंड हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 क्लास बहुत होती है उत्तर करने के लिए। उसके बाद उत्तराखंड के भूगोल में हम लोग हाथ डालेंगे, तो भूगोल का जो पोर्शन होगा वो आने वाले 10 से 12 क्लास में, यानी जिला सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ थे, कौन कौन से आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो देख लेंगे। जब हम इतने क्वेश्चन करेंगे तो हिंदी 35 क्लास में मैंने कहा था एंड कर देंगे, फिर उसकी जगह कंप्यूटर और रीजनिंग होगा। जैसे ही कंप्यूटर रीजनिंग खत्म होगा 70 क्लास के आसपास हमारा बहुत पोर्शन कवर हो जाएगा। लास्ट में करंट अफेयर वगैरह की चीज़ें देखेंगे, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें आप लोग रिवाइज भी कर पा रहे होंगे, आपके काम आ रही होगी। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।